Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about the chapter 3rd of class 7 CBSE book. This book is our environment जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी. इसी का चैप्टर 3rd आर चेंजिंग अर्थ हम आज पढ़ेंगे. तो आर चेंजिंग अर्थ यानी कि हमारे अर्थ में किस तरह के चेंजेस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फोर्सेस होती हैं जो उन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अर्थ में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं ना कि किस तरीके से कभी जहाँ पे लैंड माउंटेन एरियाज थे वहाँ माउंटेन एरियाज नहीं रहे हैं, लेकिन ये से चेंजेस कुछ सालों में नहीं होते. ये चेंजेस हज़ारों सालों में मतलब कि थाउजेंड्स ईयर्स में, सेंचुरीज़ में जाके होते हैं. और ये चेंजेस दो तरह की फोर्सेस की वजह से होते हैं. कुछ फोर्सेस जो अर्थ के अंदर काम करती हैं यानी कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में वर्क करती हैं, वो बाहरी अर्थ सरफेस पे चेंजेस लेके आती हैं. और कुछ फोर्सेस अर्थ सरफेस के ऊपर काम करते हुए अर्थ सरफेस के लैंड फॉर्म्स में चेंजेस लेके आती हैं. इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि दो फोर्सेस हैं, एक एंडो यानी कि इनसाइड और दूसरी है एक्सो यानी कि आउटसाइड. मतलब कि इनसाइड ओरिजिन हुआ है जिन फोर्सेस का, वो कौन सी हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस हैं. और जिन जो आउटसाइड यानी कि अर्थ सरफेस पर ही हैं और अर्थ सरफेस पर ही जिनका ओरिजिन हुआ है, दीज आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होकर अर्थ के इंटीरियर पार्ट में वो मूवमेंट करती हैं और उनके कारण अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आ जाते हैं. और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पर रहकर ही काम करती हैं और अर्थ के सरफेस पर जिनकी वजह से चेंजेस आते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाने की बात की जा रही है कि क्या 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 चीज़ें हैं जिनके कारण अर्थ के लैंडफॉर्म्स में अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं. कभी कभी ये फोर्सेस डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लेके आती हैं और कभी कभी ये फोर्सेस जो हैं एक अच्छे चेंजेस लेके भी आती हैं. अब इंटीरियर एंडोजेनिक फोर्सेस की पहले बात करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं जो इंटीरियर पार्ट में अर्थ के वर्क करती हैं और चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से. कौन कौन सी ऐसी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और कौन कौन ये एंडोजेनिक फोर्सेस कैसे वर्क कर देती हैं. ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है ये एक, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ये हमारी अर्थ जो है एक ऑनियन की तरह है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं. ठीक है, इसी तरीके से हमारी अर्थ जो है इसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं. यानी कि हमारी अर्थ क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट पूरी एक प्लेट नहीं है, पूरी एक लेयर नहीं है, ये छोटी छोटी लेयर्स हैं, छोटे छोटे पजल्स जैसे होते हैं. तो पजल्स, जब पूरा पजल बनाने के लिए हमको उसके एक एक पीस को जोड़ना पड़ता है और एक पूरा पीस जुड़कर एक पर्टिकुलर पजल बनता है. सिमिलरली अर्थ क्रस्ट जो है वो भी छोटे छोटे पीसेस से मिलकर एक पूरी लेयर तैयार हुई है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं. तो ये जो छोटे छोटे प्लेट्स हैं इनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे एक लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ये तो नीचे की तरफ मूव हो रही है क्योंकि इसका जो साइन है वो नीचे की तरफ का है. जैसे इसके जो साइन है, एरोज बन रहे हैं, ये नीचे की तरफ है यानी कि ये. और दूसरी जो प्लेट है ये इस वाली प्लेट के जो नीचे जा रही है इसके ऊपर की तरफ आ रही है. ठीक है, जो ऊपर आ रही है वो है क्रस्ट वाला एरिया और जो नीचे जा रहा है वो है ओशन वाला एरिया. इसका मतलब ये होता है कि जो इससे ये पता चलता है कि जब ओशन वाली प्लेट क्रस्ट वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट हो जाएंगे. When one plate submerged under the second plate, it creates mountains or it deepens the ocean. ठीक है, ये ओशन को भी डिपेंड कर सकती है और ये माउंटेन्स भी क्रिएट कर सकती है. ये प्लेट्स जो होती हैं ये बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट एक प्लेट पे भी हो सकता है और हो सकता है कि बहुत छोटी सी भी हो. ठीक है, इस तरीके की प्लेट्स हमेशा मूवमेंट रहता है अर्थ के सरफेस में, क्योंकि जैसे हमारी अर्थ के अंदर जो है क्या है, मान लीजिए मैग्मा है, मोल्टन रॉक्स है और अर्थ की क्रस्ट सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर बहुत सारी प्लेट्स हैं. सॉरी मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी नहीं है. तो क्या होता है कि जब, जैसे इधर मैं आपको समझा,
ये प्लेट्स हैं और इनके नीचे मोल्टन मैग्मा है। मोल्टन मैग्मा की वजह से प्लेट्स में मूवमेंट होता रहता है और इसी मूवमेंट की वजह से ये प्लेट्स हमेशा स्लोली मूव करती रहती हैं, लेकिन इनका मूवमेंट पर ईयर के बेसिस बहुत स्लो होता है, कुछ मिलीमीटर ही होता है। लेकिन जब ये प्लेट्स बहुत फास्टली मूव करती हैं तब डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लेके आती हैं। अब अर्थ मूवमेंट एज हमने अभी पढ़ा कि किस तरीके से होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि जो अर्थ के इंटीरियर में वर्क करती हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस पर हैं उनकी वजह से चेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए सुनामी आ जाती है, तो सुनामी आएगी तो वो अर्थ सरफेस पर ही आ रही है, उसका इंटीरियर पार्ट से कनेक्शन है लेकिन कम है। या फिर फ्लड आ गई तो फ्लड का तो इंटीरियर अर्थ से कोई कनेक्शन है ही नहीं, इंटीरियर पार्ट से, तो कैसे फ्लड आती है? ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर का, फ्लड आ गई। फ्लड से क्या होता है, बहुत सारे एरियाज जो है तबाह हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट को बहुत अफेक्ट करता है, जो है और जो है लोग बहुत मर जाते हैं कभी कभी। तो इस तरीके की चेंजेस जो हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंजेस लाते हैं और अर्थ के सरफेस की पे ही फोर्सेज वर्क करती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस जो चेंजेस लाती हैं ये दो तरीके की चेंजेस लाती हैं। या तो एक तो सडन फोर्सेस होती हैं यानी एकदम से चेंज होता है, और डायस्ट्रोफिक चेंजेस होते हैं यानी कि प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बड़े बड़े मेजर चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, सडन फोर्सेस जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या होता है कि भाई अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में बहुत जो है चेंजेस होते हैं अर्थ सरफेस पे। ठीक है, वॉल्केनो, जब मॉल्टन रॉक्स जो है, मॉल्टन मैग्मा जब बाहर निकलता है अर्थ सरफेस से तो बहुत सारी रॉक फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ठीक है, फिर लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स बिल्ड हो जाते हैं। देखो प्लेट्स जो हैं तीन तरह से मूव करती हैं, एक ब्रीफ आपको दे रही हूँ मैं। ये प्लेट्स हैं, एक तो ये मूव करेंगी, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगी। दूसरा मूवमेंट इनका होता है कि ये एक दूसरे के एक मतलब जो है एक तो सबमर्ज हो रही है और एक जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, इससे माउंटेन्स बिल्ड होते हैं। ठीक है, तीसरी ये मूव करती हैं जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, यहाँ पे ओशंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओशन बनते हैं, यहाँ पे माउंटेन्स बन रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट ऊपर जो है चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल और डिपोजिशनल चेंजेस, यानी कि रिवर्स की वजह से, कि रिवर बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती हैं और कहीं डिस्पोज ऑफ करती हैं, इससे जहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है वहाँ तो वो एरिया जो है बढ़ रहा है, यानी कि वो एरिया जो है प्लेट्यू बन रहा है या फिर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, और जहाँ से डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो एरिया खाली होता जा रहा है। ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्सेस में जो मेन रोल प्ले करते हैं, हमने पढ़ा था वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, तो इसमें हम वॉल्केनो के बारे में जानते हैं। वॉल्केनो क्या होता है भाई? सिंपल सा है वॉल्केनो कि देखो ये जो है ये मेंटल एरिया है। ठीक है, इस मेंटल एरिया के यहाँ पे मैग्मा है, रेड वन इज मैग्मा। जब ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट के ऊपर बाहर निकलता है तो इसके जो बाहर निकलने वाला पॉइंट है, जैसे ये है, अब यहाँ पे मैग्मा जो है फिल है। अब ये मैग्मा जिस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, इसी पॉइंट को कहते हैं वेंट, और इसी पॉइंट को कहते हैं ओपनिंग पॉइंट, और इसी पॉइंट को कहते हैं वॉल्केनो। ठीक है, यानी कि मैग्मा जो है बाहर निकल रहा है और इस बाहर निकलने वाले पॉइंट जो है मैग्मा के, इसी को कहते हैं वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो में क्या होता है, गैसेस एशेस बाहर निकलती हैं, वॉल्केनो से मैग्मा बाहर निकलता है, जिसे बाहर निकलने के बाद लावा कहते हैं, और लावा निकलने के बाद जिससे रॉक्स बन जाती हैं। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक में हमने अभी बहुत सिंपल पढ़ा था कि कैसे प्लेट मूवमेंट होता है। 3 मूवमेंट मैंने आपको रफली बता दिए, आगे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ये 3 मूवमेंट जो होते हैं, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जैसे कि वो प्लेट्स मूव करी, 2 प्लेट्स मूव हुई तो वो वाइब्रेशन होता है, और जब वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो इसी को अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ उन्हीं प्लेट्स जस्ट मूवमेंट जहाँ हो रहा है उन्हीं की जस्ट ऊपर है कोई प्लेस, जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, अब ये प्लेट्स मूव कर रही हैं ऐसे करके,
तो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। अब ये प्लेट्स के जस्ट यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई प्लेस है, तो इस पे तो बहुत तेज भूकंप आएगा क्योंकि जस्ट वो प्लेट्स उसके नीचे ही है उस एरिया के, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ इतनी दूर है, कोई एरिया इतनी दूर है, तो क्या यहाँ पे तेज भूकंप आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं भूकंप की, वो धीरे धीरे कर कर कम हो जाती हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से वाइब्रेशन जो है वो दूर पहुँचते पहुँचते कम हो जाता है, उनका इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट पर प्लेट का मूवमेंट होता है उसको फोकस कहते हैं, और उस फोकस के यानी अर्थ के अंदर जो पॉइंट हुआ जहाँ पे प्लेट मूव हुई वो फोकस हुआ, और अर्थ के सरफेस के ऊपर उसी सेम पॉइंट पर, यानी कि इस ऊपर वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ भाई नीचे वाले पॉइंट पर अर्थ के अंदर जहाँ मूवमेंट हुआ वो तो हो गया फोकस पॉइंट, लेकिन जस्ट उसके ऊपर जो अर्थ सरफेस पे पॉइंट है उसे एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। 3 टाइप की अर्थक्वेक होते हैं, यानी 3 टाइप की वेव्स अर्थक्वेक में मूव करती हैं। एक पी वेव्स होती हैं, इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज होती हैं। तो पी वेव्स हल्की होती हैं, हल्का अर्थक्वेक आना। एस वेव्स में थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव हो जाना, और सरफेस वेव्स में काफ़ी तेज जो है आना, ठीक है। अर्थक्वेक को कैसे मेज़र किया जाता है? तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ऊपर वाली पिक्चर में जो आपको मशीन दिख रही है ये सिस्मोग्राफ है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है ग्राउंड मूवमेंट, तो जितनी वाइब्रेशंस आती हैं ये मेज़र करता है और पता लगाता है कि अच्छा यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आया है, ये एपिसेंटर है, ये फोकस पॉइंट रहा है इसका, ठीक है। तो ये मेज़र करता है अर्थक्वेक को कि अर्थक्वेक कहाँ आया है, क्या एपिसेंटर है, क्या फोकस पॉइंट है। लेकिन अर्थक्वेक कितनी तेज आया है ये मेज़र करता है रिक्टर स्केल, कि क्या मैग्नीट्यूड पे, किस मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक आया है, यानी कि क्या अर्थक्वेक बहुत तेज आया है या अर्थक्वेक बहुत धीरे आया है। कि भाई अगर तेज आया है तो वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। तो इसका जो स्केल होता है वो होता है 0 से लेकर 10 तक का, और इसमें ये आपको बताता है कि भैया इतने मैग्नीट्यूड का आया। हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि इतनी तीव्रता का भूकंप आया, यानी कि इस मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इट मीन्स कि कितना जो है पावरफुल भूकंप आया, कितना पावरफुल जो है वाइब्रेशंस थे, ठीक है। तो ये मेजर करता है रिक्टर स्केल। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि कुछ कैसे एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो वर्क करती हैं भाई, वॉल्केनो की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, और इनके नीचे जो वर्क कर रही हैं वो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वजह से। कैसे इंटीरियर चेंजेस की वजह से एक्सटीरियर पार्ट पर यानी कि सरफेस पर चेंजेस आते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरफेस पर रहकर ही सरफेस पर चेंजेस लाती हैं? तो इनको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो हमेशा लैंडफॉर्म्स जो होते हैं ये बदलते रहते हैं, ठीक है। इनके बदलने की 2 प्रोसेस जो हमेशा चलती रहती हैं वो होती हैं वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग का क्या होता है? वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो रॉक्स अर्थ सरफेस पर हैं वो जब टूट जाएंगी, टुकड़े हो जाएंगे उनके, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होती जा रही हैं, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, टूटती जा रही हैं, है ना। और इरोजन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को, किसी सेडिमेंट को, किसी भी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करना, ट्रांसपोर्ट करना और डिस्पोज ऑफ करना। जैसे मान लो कि कहीं पे मिट्टी थी एक पहाड़ पर, एक पत्थर था एक पहाड़ पर था, वो इरोजन हुआ, हवा चली, ठीक है, हवा चलने की वजह से वो पत्थर नीचे खिसक कर आ गया, या हवा नहीं पानी की वजह से हो सकता है। तो क्या हुआ कि वो था तो किसी मतलब पहाड़ पर, अब वो पत्थर पानी की वजह से डिस्पोज ऑफ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पानी ने एक एजेंट की तरह काम किया और उसको पहुंचा दिया नीचे, ठीक है, ज़मीन पर वो प्लेन एरिया से पहुंच गया वो। तो इसको कहते हैं इरोजन होना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का मटेरियल जो है वो इरोड होना और कहीं दूसरी जगह के डिस्पोज होना। वेदरिंग का एग्जांपल दूं तो जैसे कोई रॉक्स हैं, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि रॉक्स में जो है किसी सी वेव्स की वजह से क्रैक्स आ गए, वो धीरे धीरे टूट गई और टूटकर एक नई फॉर्म बन गई। कि भाई एक दीवार थी, उस दीवार के जो है हमेशा गाड़ी उस दीवार से भिड़ती थी, तो दीवार कमज़ोर हो जाएगी, उसमें जो है दरार आ जाएगी और ब्रेक हो जाएगी दीवार, कभी ना कभी ब्रेक हो जाएगी, तो क्या हुआ, वो रास्ता खुला हो गया। तो इस तरीके से जो है चेंजेस आते हैं। अब जो एक्सटीरियर पार्ट पर यानी कि जो फोर्सेस एक्सोजेनिक वर्क करती हैं, जो फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, वो रिवर हो सकती है, और वो सी वेव्स, वो लैंडस्लाइड्स हो सक वो सॉरी नॉट लैंडस्लाइड्स, पर हाँ वो ग्लेशियर्स हो सकते हैं,
ठीक है। तो रिवर का काम क्या होता है, रिवर का एक बहुत सिंपल सा काम होता है, रिवर जहाँ से बहती है ना वहाँ से अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, यानी आसपास की जितनी भी मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, वो सब लेते हुए अपने साथ आती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, और अपने किनारों पे अक्सर वो जो है डिस्पोज ऑफ करती हुई जाती है। ठीक है, जो बालू, जो रेत, जो सैंड हम लोग देखते हैं उनके किनारों पे, वो वही सेडिमेंट्स हैं जो कहीं से बहा के ला रही है। ठीक है, और लास्ट में आकर वो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, समुद्र में मिलने से पहले भी अपने सेडिमेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर देती है, जहाँ पे वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये आगे है इसमें कि कैसे रिवर का क्या प्रोसेस रहता है। तो रिवर जब किसी वो बह रही है, और बह के जब वो किसी चट्टान से, किसी स्टीप रॉक से, किसी हार्ड रॉक से, यानी कि कैसी हार्ड रॉक है उससे टकराकर वो जब नीचे की तरफ बहती है, ठीक है, आगे रास्ता नहीं है, एक एंड हो रहा है एक रॉक का, लेकिन उस हार्ड रॉक से टकराकर जब वो नीचे की तरफ बहती है, जब वो नीचे गिरती है, तो वहाँ पे फॉल होता है, उसके वाटर का फॉल होता है, उसका वाटर गिरता है, उसे कहते हैं वाटरफॉल। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब वहाँ से वाटरफॉल होता है तो कुछ समय बाद रिवर का वो एरिया बन जाता है, वो उसको अपने अनुसार ढाल लेती है। तो हम देखते हैं कि जो वाटरफॉल होता है, पहले जब वो शुरू हुआ होता है, ये कभी जब वो रिवर वहाँ से निकली हो और ऐसा नहीं रास्ता हो, तो वो रॉक्स थोड़ी टफ होती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो रॉक्स सॉफ्ट हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत दिन से वहाँ पे इरोजन होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे एक रिवर बह रही है और एक जो है इस तरीके की रॉक है, अब उसको नीचे आगे जगह नहीं, तो रिवर जब इस तरीके के एंगल से, एक स्टीप एंगल से, एक ये एंगल बना ना, स्टीप एंगल है, मतलब एकदम खड़ा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल आप कह सकते हैं, जो गिरती है तो वो गिरती है, उसे वाटरफॉल कहते हैं। रिवर बहती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें वो बनाती है, जैसे कि जब वो रिवर बह रही है तो वो ऐसे जब लार्ज बैंड बनाती है इस तरीके के, तो इन बैंड्स को, इस तरीके के मोड़ को, इसको कहते हैं मिएंडर। ठीक है, जब ये मिएंडर लगातार बहता, अब जो है ये बना हुआ है, रिवर बह रही है, अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पे इकट्ठे करती गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इसके सेडिमेंट का एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेडिमेंट एरिया बढ़ गया और रिवर ने क्या किया, अपना रास्ता ऐसे बना लिया। ठीक है, और अपना रास्ता ऐसे बना लिया और यहाँ पे रिवर ने बहना जो है ख़त्म कर दिया, अपने सेडिमेंट उसने यहाँ डिस्पोज ऑफ कर ही दिए। तो क्या होगा, रिवर अब सीधे बहने लग गई यहाँ से, और ये जो अलग हो गया ये हिस्सा, ये जो पानी कभी जमा हुआ है, पानी जो उसका रास्ता था वो अलग हो गया, इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। इसमें आप समझ सकते हैं कैसे रिवर जो है वो ऐसे बहती थी, उसके बाद में उसका जो उसने सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिए, और ये सेडिमेंट का एरिया बढ़ गया और इसने सीधा बहना शुरू कर दिया, और ये देखिए अलग हो गया ये एरिया, इसके पानी वाला एरिया, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, कट ऑफ लेक, यानी कि रिवर से कट के बनी है वो लेक। फ्लड प्लेन्स होते हैं, जब रिवर बहती है तो उसमें कभी कभी फ्लड आती है, फ्लड जब आती है तो रिवर बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है, जब वो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है तो वो बहुत बड़े एरिया पे बहती है, बहुत बड़े एरिया पे सेडिमेंट्स को अपने छोड़ती है। ठीक है, डिस्पोज करती जाती है, तो उस पूरे एरिया को, वो एरिया क्या हो जाता है, जब जब फ्लड ख़त्म हो जाएगी, रिवर वापस अपने रूट पे आ जाएगी, तो पूरा एरिया फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि उसमें कभी रिवर बही है तो रिवर बही है, यानी कि उसमें एल्यूवियल सॉइल हो जाती है, तो उसे फ्लैट फर्टाइल लैंड भी कहते हैं, और इसे फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे प्लेन एरिया, रिवर के आसपास वाला ऐसा एरिया जहाँ कभी फ्लड आई है और आ सकती है, यानी कि अगर फ्लड आती है तो रिवर वो एरिया कवर कर लेगी। लीव्स रेज्ड एरिया ऑफ रिवर, फ्लड प्लेन से ऊपर वाला एरिया, ठीक है, जहाँ तक रिवर बह सकती है। डेल्टा क्या होता है ये आगे समझते हैं। ये एक रिवर सिस्टम है, ठीक है, रिवर ग्लेशियर से बहना शुरू हुई, जब वो बहना शुरू होती है तो वो एक छोटी सी नहर टाइप जैसी होती है, स्ट्रीम होती है छोटी सी, ठीक है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसकी मिलती जाती हैं और मिलके वो एक बड़ी रिवर बनाती हैं। जब वो बड़ी रिवर बनती है तो अपने बहुत सारी लैंड पोजीशंस बनाती है, जैसे कि वो मिएंडर बनाती है, ठीक है, वो ऑक्सबो लेक क्रिएट करती है, ठीक है, इसके साथ साथ में सेडिमेंट्स को डिस्पोज करती जाती है, लीव बनाती है, और जो है फ्लड प्लेन्स जो उसके होते हैं वो बनाती है। लास्ट में जब वो ओशन में, सी में, लेक में मिलती है तो अपने सेडिमेंट्स को बीच में जो है
डिस्पोज करती जाती है, जिसके कारण जो उसका मेन स्ट्रीम होती है, जो एक सीधी नहर होती है उसके पानी की, वो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है। और इसी कारण जो इस तरीके का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में सेडिमेंट्स हैं और वो डिस्पोज ऑफ हो रही है, जैसे ऐसे वो बह रही थी, अब वो सीधे पानी में नहीं मिलेगी जाके, यहाँ पे समुद्र है तो वो सीधे नहीं मिलती है, वो क्या करती है, इस तरीके से हो जाती है, ब्रांच लाइक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे उसने अपने सेडिमेंट्स डिस्पोज कर दिए, यहाँ पे उसने अपने सेडिमेंट्स डिस्पोज कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए। ठीक है, अब वो यूँ बहने लग गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होता है बेसिकली डेल्टा। तो ये तो हो गया कि कैसे रिवर जो है वो इरोजनल चेंजेस करती है, यानी कि इरोजन करके, डिपोजिशन करके वो अलग अलग चेंजेस करती है। ठीक है, अब सी वेव्स कैसे चेंजेस करते हैं। सी वेव्स का मेन काम जो होता है वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स बना में चेंजेस करते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज़ में जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो रॉक्स हैं, जो सी से टकरा रही हैं, सी के पास हैं, उनमें वो चेंजेस करते हैं। बीच जो हम देखते हैं, ये बीच भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे समुद्र ने अपने सेडिमेंट्स को वहाँ पे छोड़ा है, यानी कि अपनी सैंड जो उसके पास आती थी वो वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, अब देखो सी वेव्स में कैसे चेंजेस होते हैं। सी वेव्स क्या होती हैं, जैसे एक रॉक है, ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हैं, एक रॉक थी, ये पूरी प्लेन रॉक थी। सी वेव्स ने टकरा टकरा कर, जब सी वेव्स टकराती गई इस रॉक से, तो कुछ समय बाद वहाँ पे क्रैक्स हो गए, वो रॉक टूट गई। उसके बाद एक छोटी सी जो है हॉलो एरिया बन गया, यानी कि एक गुफा जैसा एरिया बन गया, केव लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं सी केव। धीरे धीरे कर कर ये सी केव जो है और गहरी होती गई, और गहरी होती गई, और थोड़े दिन बाद में इतनी गहरी हो गई कि पूरी रॉक को ये कवर कर गई, और यार कि एक सिर्फ रूफ रह गई, पीछे की जो इसकी वॉल थी वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे करके। तो इसको कहते हैं सी आर्क। ठीक है, अब मैं इसको एक आपको डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे ये सी, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे स्ट्राइक करती रही सी वेव्स, तो ये इस तरीके से बन गई, ऐसे करके थी ये एक रॉक थी, इस तरीके से इसमें बन गई, यानी कि पीछे अभी वॉल है इसमें, सी स्ट्राइक हो गई इस तरीके से। धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये पीछे वाली जो रॉक थी वो भी ख़त्म हो गई, और ये सिर्फ रूफ रह गई, यानी कि एक रॉक है ये। अब देखो इधर भी पीछे भी पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, और ये स्ट्राइक हो रही है। थोड़े दिन में क्या होगा कि ये रूफ भी ख़त्म हो गई, और ये किस में बदल गई, सी स्टैक में बदल गई, यानी कि सिर्फ वॉल रह गई अब। ठीक है, ये तो कहलाते हैं तीन चेंजेस जो सी वेव्स करती हैं, कि पहले तो वो किस में बदलती हैं, सी केव में बदलती हैं, फिर सी आर्क में बदलती हैं, और फिर सी स्टैक में बदलती हैं। इस तरीके के चेंजेस भी करती हैं, उसको कहते हैं सी क्लिफ। ये देख रहे हो आप, ये इस तरह की पोजीशन में है, ये एकदम सीधी नहीं है, ये यूं है। इसका मतलब ये है कि सी वेव्स जो हैं यहाँ पे इफेक्ट कर रही हैं, सी वेव का जो इरोजनल प्रोसेस है वो यहाँ पे है, यहाँ पे वो स्ट्राइक करती हैं। ये एरिया अभी ठीक है, लेकिन ये एरिया जो है वो इरोड होने लग गया है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये इस तरीके की स्टीफ रह जाएगी, ये इस तरीके की केव बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये ऐसी केव बन जाएगी, क्यों, ये स्ट्राइक करती जाएंगी, ये रोड होता जाएगा, ये केव बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सी वेव्स भी चेंजेस लाती हैं अपने एरियाज़ में, अपने कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल लैंडफॉर्म्स में। आइस, ग्लेशियर्स कैसे चेंज आते हैं, तो ग्लेशियर्स को रिवर ऑफ आइस भी कहा जाता है। इनमें इतनी आइस होती है कि ये अपनी आइस में, इनकी जो आइस होती है, जैसे रिवर से पानी बहता है उस तरीके से आइस बहती है ग्लेशियर्स में से, और जब ये आइस बहती है तो आइस सॉलिड होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर, एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो ये अपने साथ साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है वो इरोड कर लाती है। जब बड़ा बड़ा एरिया वो इरोड कर लाते हैं, बड़े बड़े पत्थर इरोड कर लाते हैं, तो गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं ज़मीन के अंदर। और जैसे जैसे ये आइस पिघलती है तो बाद में वो बड़े बड़े होल जो हैं वही आइस के पानी से भर जाते हैं, और वो लेक्स बन जाते हैं। इसी कारण ग्लेशियर्स में हमको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पर ये मटेरियल अपना छोड़ती है, यानी कि जहाँ पर ये ग्लेशियर्स जो हैं ये अपनी बर्फ़ को डिस्पोज ऑफ करते हैं, अपने एरिया को डिस्पोज ऑफ करते हैं, अपने सेडिमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, अपनी रॉक को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो बहा के ला रहे हैं बहुत दूर से, उनको ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं।
उनको ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं। विंड का कैसे वर्क होता है, तो जैसे ग्लेशियर्स में ग्लेशियर जो एक तरह का काम करता है, ग्लेशियर मोरेन्स डिस्पोज ऑफ होते हैं, रिवर्स करती हैं प्लेन एरियाज़ में, सी एरियाज़ में सी वेव्स काम करती हैं। इसी तरीके से डेजर्ट एरियाज़ में विंड जो है एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करती है इरोजन करने के और डिस्पोज करने के। विंड क्या करती है कि कोई रॉक है उसको उसने जो है इरोड करना शुरू किया, ठीक है। जब वो इरोड करती रहती है उस रॉक को, तो नीचे वाले एरिया पे तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रॉक के ऊपर वाले एरिया पे। धीरे धीरे करके क्या होता है कि रॉक का जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो बेस है वो नैरो हो जाता है, वो पतला हो जाता है, क्योंकि वो इरोड कर चुकी है आधा मटेरियल उसका, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो काफ़ी ब्रॉडर रहता है, वाइड रहता है। इसी कारण जो रॉक के स्ट्रक्चर हो जाते हैं वो एक मशरूम की तरह लगते हैं, और इसीलिए इन रॉक्स को मशरूम रॉक भी कहा जाता है, जो आपको हमेशा डेजर्ट एरियाज़ में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ विंड क्या करती है कि बहुत सारे जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो अपने साथ लेके आ रही है, उड़ा के लेके आ रही है। बह रही है विंड जो है हमेशा एक जैसी नहीं बहती है, कभी वो तेज़ होती है, कभी वो हल्की हो जाती है, ठीक है। तो अपने साथ वो बहुत सारे मटेरियल जो है पार्टिकल्स को उड़ा के ला रही है, सैंड पार्टिकल्स को, जो डेजर्ट एरियाज में सैंड होती है तो सैंड पार्टिकल्स को उड़ा के ला रही है। जैसे ही विंड हल्की होती है, ये अपने पार्टिकल्स जो थे, जो भारी पार्टिकल्स थे, वो नीचे गिर जाते हैं, और वो नीचे गिरकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह जैसे वो इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक ड्यून बना लेते हैं, एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सैंड का, और इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या है, एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पहाड़ों जैसे स्ट्रक्चर हैं, जो किस वजह से बने हैं, ये बने हैं कि जो विंड सैंड बहा लेके आ रही थी, वो सैंड जब विंड हल्की हुई तो उसने वो सैंड वहीं डिस्पोज कर दी, और वो इस तरीके से जो है एक छोटे पहाड़ जैसे बन गए। लेकिन अगर पार्टिकल्स हल्के हैं विंड के, सैंड के, तो विंड क्या करती है, उनको बहुत दूर तक अपने साथ उड़ा के ले जाती है, ठीक है। और बहुत दूर जाकर जब वो बिल्कुल हल्की हो जाएगी तो क्या करेगी, वो उनको डिस्पोज ऑफ कर देती है। जब वो लार्ज एरिया में इन सैंड पार्टिकल्स को, हल्के सैंड पार्टिकल्स को डिस्पोज करती है, तो इस तरीके के लार्ज एरियाज को लोइस कहते हैं। और ये लोइस जो है, ये लार्ज डिपॉजिट जो हैं लोइस के, ये हमको चाइना में देखने को मिलते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द सेकेंड वन पिक्चर, कि किस तरीके से बहुत बड़े एरिया में जो सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो जो है हो रखे हैं। सो गाइज, दिस इज द होल चैप्टर। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ। आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम माई साइड टू यू। अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तभी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, और उन लोग के साथ शेयर करिए जिनको प्रॉब्लम होती है, या आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।